ओके हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ ली थी। राउंडिंग ऑफ पढ़ रहे थे। राउंडिंग ऑफ पढ़ा दिया था मैंने। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा दिया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पढ़ाने का है ना? ठीक है, तो आज ये खत्म हो गया ना, मतलब अब ये एरर एनालिसिस खत्म हो जाएगा आज। तो आज ही अपन लोग शुरू कर देंगे नई चीज, एकदम एकदम मजेदार चीज, एक और नई चीज शुरू करेंगे। उसका नाम रहेगा डायमेंशंस। क्या नाम रहेगा? डायमेंशन। बहुत सवाल आता है पेपर में डायमेंशनल एनालिसिस से, बहुत ज्यादा। ओके, तो आज ही शुरू कर देंगे अपन। आओ देखो, तो ये एक फालतू की चीज है, इसको भी सीख लो। जैसे फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एग्जाम्पल से सीखो सीधा। देखो भाई, मान लो मैं तुम लोगों से कहूं 0.2 की मल्टीप्लाई 0.22 की मल्टीप्लाई 0.222 से करो। मान लो मैं तुमसे ये कहूं, करो करो ना। अरे अरे मल्टीप्लाई तो तुम लोग करोगे, मेरे को कहाँ आती है? जल्दी करो। पॉइंट की गलती है, पॉइंट की गलती तो है। हो गई 9768 है पक्का? देख लो क्या आंसर आया, बोलो। 0.009768, यही आंसर आएगा भाई। तुम्हें क्या लगता है आंसर सही है गलत है? व्हाट डू यू थिंक? यस प्लीज। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। अब तुम कहोगे कैसे? ऐसे थोड़ी होती है, तुमने तो सही मल्टीप्लाई किया है ना, लेकिन आंसर फिर भी क्या है? गलत। अरे मल्टीप्लाई मत देखो, वो सही है, मल्टीप्लाई ठीक है। आंसर क्यों गलत है ये समझो, क्योंकि तुमने राउंड ऑफ नहीं किया ढंग से। जो तीन संख्याएं तुमने मल्टीप्लाई करी, नियम सुन लेना ध्यान से, ऐड और सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग अलग है। जिन तीन संख्याओं को तुमने मल्टीप्लाई किया, तुम ये देखो कि इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? बोलो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? 0.2 में। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? एक ही है ना? तुम्हारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था? पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो तुम्हारे फाइनल आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा? पहले 8 को ड्रॉप करोगे तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 7 को ड्रॉप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 को ड्रॉप करोगे तो बोलो ये कितना होगा? 10 होगा। तो मतलब एक डेसिमल प्लेस घटेगा ना, तो तुम्हारा सही आंसर क्या आएगा? 0.01। अब ये देखो तुम, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल मैच नहीं खा रहे, कहीं भी वैल्यू ही अलग हो गई। और जब एमसीक्यू में ऑप्शन आएगा ना ABCD करके, और जहां पे ये भी लिखा होगा और ये भी लिखा होगा, तुम 99.9% किसको सही करोगे? आई बात समझ में? हाँ ना बोलो, उतार लो, उतार डालो भैया। ला 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 ला।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। गाना गा रहा हूँ बेटा, गाना तो गा ही सकता हूँ। अरे यार नहीं गा सकता गाना, गा सकता हूँ। गाना तो अच्छी चीज है ना। म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए स्टूडेंट्स को भी। दिमाग को क्या करता है? रिलैक्स करता है। मेरे कहने का मतलब है म्यूजिक सुनना चाहिए। अंतर समझो, आजकल जो सॉन्ग बन रहा है वो म्यूजिक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो चिल्लाने की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग बहुत दम लगा के चिल्लाते हैं, स्पेशली पंजाबी म्यूजिक जो है। ये सुनते हो तुम लोग? ऐसे नहीं, बता दे सुनता है। और इसके अलावा बीड़ी गुटखा नहीं? क्या पता भाई, आज देखो ऐसा ही जमाना, पूछ लेना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं अपनी गाड़ी ठीक करा रहा था, रैंडमली एक अंकल आए, बोले सिगरेट पियोगे? तुम्हें कैसे पता लगा भाई? मतलब तुमको ये इच्छा कैसे हुई कि मैं इस आदमी से सिगरेट पूछूं? कि नहीं बस मुझे लगा। मैं बड़ी अच्छी बात है, मैं नहीं पीता, सॉरी। तो कहते गॉड ब्लेस यू। तो और फिर कुछ और दारू वारू नहीं? कोई और बाय वन गेट वन चल रही है आजकल, पता ही होगा तुम्हें, है? नहीं पता? बेकार लोग हो तुम। चलो सवाल लिखो एक इसी बात पे। सवाल लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस, लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी, what is the difference between accuracy and precision? Accuracy and precision, PRECISION। इधर देखो ध्यान से ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या अंतर होता है। देखो आप, हम चर्चा करते हैं एक्चुअली, मान लो दो बच्चों की चर्चा करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चिराग। तुम्हारा बेटा? चेतन। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं चिराग, एक तरफ ले लेते हैं चेतन। देखो मैंने क्या किया, एक रॉड ले ली, कोई भी रॉड ले लो। मैं कहता हूं इस रॉड की एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर। इस रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी मीटर है? 10 मीटर। मैंने चिराग को बोला कि भाई एक काम कर, इस रॉड की लेंथ नाप दे 5 बार। कितने बार? 5। मैंने यही सवाल चेतन को भी करने को दिया कि भैया तू भी एक काम कर, रॉड की लेंथ मेजर कर दे। कितनी बार? 5 बार। तो चिराग ने रीडिंग्स दी हमको, जैसे मान लो 5 रीडिंग ली, A1, A2, A3, A4 और A5। 5 रीडिंग हमको जो है चिराग ने बताई। ठीक है भाई। चिराग बोलता है जी 8.8 मीटर, 8.7 मीटर और 8.6 मीटर, है ना, फिर 8.8 मीटर, फिर 8.6 मीटर। चिराग बोला जी इसकी लेंथ ये है। इसने 5 बार मेजर किया, 5 बार मेजर करके इसने बताया इसकी लेंथ इतनी है। अब बारी आई किसकी? चेतन की। चेतन ने जो 5 रीडिंग दी हमको, चेतन की रीडिंग मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 और B5। समझो, ये बोला जी लेंथ है 11 मीटर। दूसरी बार में बोला 10 मीटर, तीसरी बार में फिर बोला 11 मीटर, या 11 रहने दो, 10.5 मीटर। अगली बार में बोला 9.5 मीटर, फिर बोला 10 मीटर। ये रीडिंग इसकी है। इसकी एवरेज निकालोगे तो बोलो कितना निकलेगा? इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दें? 5। एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी रीडिंग बता रही है कि ये एवरेज लगभग 8.7 मीटर के आसपास आएगी। अगर मैं एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट तुम निकालोगे तो कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन इसकी एवरेज निकालोगे तो कितनी आएगी?
10 आएगी। इसकी एवरेज निकालोगे तो क्या आएगी? 10 आएगी। अब तुम ध्यान से सोचो, रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 10। इन दोनों में से किसकी एवरेज वैल्यू 10 के ज्यादा क्लोज आई? यहां पे चेतन बाबू जो हैं वो एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अब प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ? इनकी पहली रीडिंग देखो 11 मीटर थी, पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में अंतर देखो, सीधा कितना आ गया? 1 मीटर। फिर इस रीडिंग में और अगली रीडिंग में 0.5 मीटर, फिर इस रीडिंग में इस रीडिंग में फिर सीधा 1 मीटर, फिर 0.5 मीटर। मतलब इन्होंने जो रीडिंग ली, इन्हें अपनी रीडिंग्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, और जो वेरिएशन आ रही है रीडिंग टू रीडिंग वो ज्यादा आ रही है। इनके विपरीत अगर हम इन सर की बात करें, एक्यूरेट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है और इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो बहुत दूर आ रही है, उससे ज्यादा दूर जा रही है। एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है। ये वो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है जिसे अपने पे बहुत भरोसा है, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, है ना। इसने एक बार जो गलती करी है, ये बार बार उसी गलती को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। इसकी रीडिंग्स के बीच में अंतर देखना, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2। इसके कंपैरिजन में इसकी रीडिंग में डिफरेंस देखना 1-1 मीटर का। तो ज्यादा पास पास रीडिंग किसकी है? इसकी। तो ये प्रिसाइज है। इसने एक बार जो रीडिंग दी, ये अपनी बात पे कायम है। ये कह रहा नहीं मैं सही हूं, सारी दुनिया इससे बोल दे नहीं तू गलत है, ये क्या कह रहा है? ना, मैं ही सही हूं। बात को समझो, ये अपनी बात पे कायम नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है, क्योंकि एवरेज रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है। बात समझ में आई? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू द एक्चुअल रीडिंग। और प्रेसिजन का क्या मतलब है? क्लोजनेस ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। जितनी भी तुमने वैल्यूज नापी, वो आपस में कितना मेल खा रही हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिजन। तो कोई, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। जैसे अगर यही रीडिंग ये ऐसे दे देता, 9.9 मीटर, 10.0 मीटर, 10.1 मीटर, 9.8 मीटर, 10.2 मीटर, तो ये एक्यूरेट होने के साथ साथ क्या हो जाता? प्रिसाइज। एवरेज वैल्यू भी 10 आएगी और बाकी की सारी जो यूनिट्स हैं वो जो वैल्यूज हैं वो आपस में मेल भी खा रही हैं। हाँ ना बोलो भाई। तो पहले लिखो डेफिनेशन, फिर ये एग्जाम्पल लिख लेना। 99.9% ये नहीं आएगा पेपर में। तुम्हारी किस्मत ही अगर खराब है तो फिर उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए मैंने लिखवा दिया। पहले लिखो डेफिनेशन, एक्यूरेसी की लिखो एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस accuracy refers to the closeness of the measured value to the actual value। ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रू वैल्यू, ठीक है। प्रेसिजन में लिखो प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस, प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस of all the measured values, precision refers to the closeness of all the measured values, full stop। एग्जाम्पल लिख लो। अब एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। बात करेंगे, देखो एक नई चीज, इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यहां से
जेईई में, नीट में और तुम्हारे स्कूल के पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा सा समय इसको समझने में लगे, ठीक है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। वैसे तो मैं ये कभी भी नहीं चाहता बीइंग अ टीचर कि ये जो यूनिट है ये स्टार्टिंग में पढ़ाई जाए किसी भी बच्चे को। ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। ये यूनिट पढ़ाई जानी चाहिए पूरी 11वीं खत्म होने के बाद। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सबसे पहले दे रखी है, तो हमको सबसे पहले ही पढ़नी पड़ेगी। देखो, इससे पहले कि मैं किसी भी एकदम डेफिनेशन या किसी चीज पे जाऊं, हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायमेंशंस आखिर कलेश क्या है। वैसे तुमने सुना होगा 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, ना, तो कुछ कुछ वहीं से हम निकालते हैं चीजों को। लेकिन तुम अभी तक क्या पढ़े हो? तुम पढ़े हो कुछ क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, एक और क्वांटिटी तुम पढ़े हो जैसे कि टाइम। तुम ये बात जानते हो कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलो, मेरा दिमाग क्या काम कर रही है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सही है। मीटर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको kg से और इसको s से। तो ये क्वांटिटी, ये यूनिट और ये यूनिट का सिंबल। कक्षा 11 में इन्हीं क्वांटिटीज को लिखने का एक नया तरीका हम लोगों ने ढूंढा है कि अब हम लेंथ को मीटर ना लिख के हम लेंथ को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और हम इसको लिखेंगे L। इसको क्या लिखेंगे? L। हम मास को किलोग्राम ना लिख के हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और हम इसको क्या लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हम टाइम को सेकंड ना लिख के हम अब टाइम को डिनोट करेंगे T से। टाइम को किससे डिनोट करेंगे? सर ये तो यूनिट्स हैं और इनको बोला जाता है डायमेंशंस। इनको क्या बोला जाता है? बल्कि ध्यान से देखा जाए तो इनको बोला जाता है बेसिक डायमेंशंस। और भी होती हैं बेसिक डायमेंशंस, लेकिन अभी मैं बिल्कुल एकदम आसानी से शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं इन 3 का ही एग्जाम्पल लेके चलूंगा, है ना। अगर मुझे लेंथ की यूनिट लिखनी है, समझ लो, तो मैं यूनिट लिखूंगा मीटर। लेकिन अगर मुझे लेंथ की डायमेंशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? L। अगर मुझे मास की यूनिट लिखनी है तो मैं kg लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे मास की डायमेंशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? m। ऐसे टाइम की डायमेंशन क्या लिखूंगा? t। यूनिट अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? सेकंड। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है कि इनको बेसिक डायमेंशन क्यों कहते हैं। देखो, बेसिक डायमेंशन का क्या है, कोई भी चीज अगर तुम पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हें उसका कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो फंडामेंटल तय करना पड़ेगा ना। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हम कहते थे कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्यों, तो मेरे पास क्या जवाब होगा कि भाई जिस वैज्ञानिक ने खोज की उसने इसको पॉजिटिव बोल दिया और इसको नेगेटिव। ऐसे ही इनको बोला जाता बेसिक। क्यों? क्योंकि इनको किसी और से डिराइव नहीं कर सकते तुम लोग। नहीं समझे तुम लोग? ये डायमेंशन किसी और डायमेंशन से डिराइव नहीं हो सकती क्योंकि ये बेसिक है। अरे फिक्स कर दिया। जैसे हमारे देश में 100 का नोट आता है, 50 का आता है, 75 का नहीं आता है ना। तो क्यों नहीं? अब तुम मेरे से पूछो फालतू के सवाल से 75 का क्यों नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोलेगा इसके बारे में कि भैया गवर्नमेंट का नियम है कि 75 का नहीं होता। अब क्यों का तो कोई जवाब नहीं। हर क्यों का जवाब
नहीं होता, इस बात को भी समझो। ये बेसिक है। हमने जब डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा सिस्टम क्रिएट किया तो हमने उसमें इनको तो क्या मान लिया, बेसिक। बोला इनकी मदद से बाकी जिसको डिराइव करोगे उनको बोला जाएगा डिराइव्ड डायमेंशंस। कैसी डायमेंशंस? डिराइव्ड। इनसे डिराइव होंगी। ये तो बिल्कुल क्या है, बेसिक। फिक्स कर दी। क्या कर दी? फिक्स कर दी। तो देख अभी समझ में आएगा डिराइव्ड डायमेंशंस। डिराइव्ड डायमेंशंस कैसे, थोड़ा सा कक्षा 9 की तरफ मैं तुम्हें लेके चलूंगा, अच्छा लगेगा तुम लोग को। क्लास 9 में तुमने क्वांटिटी पढ़ी होगी, वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी क्या होती है? अगर याद नहीं है तो दिल पे मत लो, कोई बात नहीं, मुझे याद है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापोगे? लेंथ में। सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापा जाएगा? लेंथ में, है ना? तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L। टाइम की डायमेंशन, तो देख वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनी? LT। ऊपर लेके जाओ तो LT माइनस आया। ये एक डिराइव्ड डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि इसको उनकी मदद से क्या किया है? डिराइव। इसीलिए वो बेसिक है और ये उनको ऐसे डिराइव, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, तो वो फिक्स है। बाकी सब इनकी मदद से क्या हो जाएंगी? जैसे जैसे सुन जाओ, बाकी सब इनकी मदद से क्या हो जाएंगी? डिराइव। कैसे? देखो, ये तो हुई वेलोसिटी। ये क्या हुई? वेलोसिटी के बाद अगली चीज क्या आई? एक्सेलरेशन। क्या आई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन, देखना कुछ कहेंगे मास्टर बावला हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना? मैं चेंज इन वेलोसिटी अभी लिख नहीं रहा, वो मैं बता दूंगा आगे क्यों। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली अभी? देखते चलो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली? टाइम की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। ये भी एक डिराइव्ड डायमेंशन। मान लो हम बात करें फोर्स की। किसकी बात करें? फोर्स बराबर क्या होता है? मास। ये पढ़ा होगा ना? ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब याद रख लो 11वीं में नया तरीका, फोर्स बराबर मास पीटती है कि नहीं पीटती है? तो फोर्स बराबर मास, हाँ ना बोलो। अच्छा, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की, तो फोर्स की बोल क्या बन गई? MLT। नहीं आया। सारी की सारी आपस में क्या है? कनेक्टेड। और ये सारी की सारी डिराइव्ड डायमेंशंस हैं। कैसी डायमेंशंस हैं? डिराइव्ड डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इनको इन बेसिक की मदद से क्या किया जा रहा है? डिराइव। आई बात समझ में? तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं, इनको क्या बोला जाता है? डायमेंशंस। अच्छा, अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब अच्छा भला यूनिट्स का सिस्टम था, यूनिट लिख लेते थे अपन, फोर्स की यूनिट न्यूटन लिख लेते थे, लेंथ अच्छी वाली मीटर में चल रही थी, तो ये नई कलेश पैदा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। डायमेंशंस की एक खासियत है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? वेलोसिटी कई तरीके की होती है। रोटेशनल वेलोसिटी हो सकती है, लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, एस्केप वेलोसिटी हो सकती है। सबका फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, पर हर वेलोसिटी की डायमेंशन यही रहेगी, LT-1। एनर्जी बहुत टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी है। हर तरीके की एनर्जी का फॉर्मूला अलग, लेकिन हर तरीके की एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? सेम। डायमेंशन पढ़ने का ये बेनिफिट है। डायमेंशन हमें ये बताती है कि कोई क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। कोई क्वांटिटी मास पे डिपेंड कर रही है, कोई क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, कोई क्वांटिटी टाइम पे। और सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब तुम वैज्ञानिक बनोगे। मान लो तुमने कोई एक नई क्वांटिटी डिस्कवर की, तुम्हें पता चला कि ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है? तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये पता नहीं लग जाएगा कि ये क्वांटिटी क्या है? एनर्जी। इसलिए डायमेंशंस पढ़ते हैं।
डायमेंशंस के और भी यूज हैं जो धीरे धीरे करके तुम लोग के सामने आएंगे, लेकिन उन सब यूजेस से पहले हम लिखेंगे डायमेंशंस की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? क्योंकि सीबीएसई में डेफिनेशन आती है तो हमको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद लिखना है ये सब। पहले लिखो डायमेंशंस की डेफिनेशन, लिखो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, dimensions of a physical quantity are defined as the powers up to which are defined as the powers up to which a basic quantity has to be raised in order to represent the given quantity properly. In order to represent the given quantity properly. Full stop. समझो डेफिनेशन क्या कहती है? कहता भाई डायमेंशन क्या है? कह रहा डायमेंशन ना ये पावर्स हैं। इधर देखो, इधर m की पावर 1 है और l की पावर भी क्या है? 1। कह रहा डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ये पावर हैं जो हमें लगानी पड़ेंगी इन बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर, m, l और t के ऊपर, ताकि जो गिवन क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स, इसको प्रॉपरली क्या किया जा सके? रिप्रेजेंट। ध्यान से सोच, अगर एक पावर भी घटा बढ़ा दूं तो क्या सामने वाली क्वांटिटी फोर्स रह जाएगी? क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर क्या होनी चाहिए? -2। तो इन पावर्स को ही क्या कहा जाता है? डायमेंशंस। क्या कहा जाता है? बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। डायमेंशंस की एक खासियत है जो सितारा लगा के तुमको अगली लाइन में लिखनी है, लिखना डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन। लिखो, स्टार लगा के लिखो इस बात को, डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये कंडीशन है, ये नियम है, और नियम ये है कि डायमेंशन जो है वो हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखी जाएंगी। अगर बिना ब्रैकेट लगाए लिखोगे तो यह गलत माना जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं साथ के साथ, जैसे बात चली है तो वैसे तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी स्कूल में मास्टर जी बावले हो सकते हैं, मास्टरनी ज्यादा बावली हो सकती है ना, तो दिल पे मत लेना बात, एक जनरल बात कह रहा हूँ, है तो ना इसको काट देते हैं कि LT-1 मत लिखो। कैसे लिखो? तो वो क्या बोलेंगे आपसे, इसको ऐसे लिखने के बजाय लिखो M0 LT-1। भाई मास नहीं आ रहा ना, तो क्या कहेंगे? लिखो इसको M0। किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आई बात समझ में? तो ये देख लेना कि तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी या मास्टरनी ऐसे बोल रहे हैं लिखने को, नहीं है तो ऐसे, ये भी सही है। आई बात समझ में? ये तुम देख लेना। अब एग्जाम्पल उतार लो, अब उतार लो बेटे। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है ना, मोस्टली फीमेल्स पढ़ाती हैं स्कूल्स में ना, औरतें ज्यादा पढ़ा रही हैं आजकल, अंग्रेजी ज्यादा बोलती है ना। देखो जो सच्चाई है वो है, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां अंग्रेजी बोला जाना जो है इंटेलिजेंस का सबूत है। ऐसे गधेड़े लोग भी सिर्फ आपको हिंदुस्तान में ही मिलेंगे। मैं गीता रतन जिंदल स्कूल में पढ़ाता था कई वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, सन 2014 में। तो वहां की वाइस प्रिंसिपल ये कहती थी हमसे, प्लीज डू नॉट यूज हिंदी। क्या? ओके मैम। मैंने कहा बट आई हैव अ क्वेश्चन।
मैंने कहा अंग्रेज के बच्चे तो इसका मतलब मैडम सारे इंटेलिजेंट होंगे, सबको इधर लेके आओ, सारे आईआईटी का पेपर निकालेंगे मैडम। अरे नितिन तुम बिना मतलब की बहस करते हो। मैंने लोग बहस की क्या बात है, जो बात सही है वो है कि नहीं? अंग्रेजों के भी तोते उड़ जाते हैं आईआईटी के पेपर में। लिख लिया? लिखो लिखो, शाबाश। तुम लोगों की छुट्टी 1 महीने की और बची हैं। अभी तो तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा, 1 महीना फुल आराम है। जुलाई से स्कूल जाओगे, 2 साल बाद, है ना? तुम लोगों का 9th और 10th तो घर पे ही कटा है ना, तो कैसा लगेगा अब 2 साल बाद स्कूल जाके? शायद जा ना पाओ तुम लोग, लगातार ना जा पाओ। 3 दिन 4 दिन जाओगे, 5वें दिन की छुट्टी करोगे, नहीं जा पाओगे लगातार। कई बच्चों को तो बुखार चढ़ गया अभी, 12वीं वालों को तबीयत खराब होगी, घर बैठ गए फिर से। 2 साल आराम ही इतना कर लिया। कई लोग तो पबजी के प्रो प्लेयर बन गए होंगे इसी समय में, है कि नहीं है? पबजी अब याद आएगी बेटा, वो जितनी भी पबजी खेली थी जुलाई में सब निकल जाएगी बाहर, हैं? सारी गेम छोड़ दी बेटा, जीना भी छोड़ोगे अभी। देखो तुम तो गेम की बात कर रहे हो, अभी तो तुमने साइंस, अभी तो तुम ये लगाओ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके जो शुरुआती जो कुछ दिन होते हैं, मतलब ना, जिसमें उसको सारे लोग बड़े लाड प्यार करते हैं, मतलब आराम से हाथों ही हाथों पे रखते हैं, वो वाले दिन है अभी तुम्हारे। अभी तो देखो तुम मजा, जिसने बायो विद मैथ ले रखी है, असल मजा तो उसी को आएगा। कोई है ऐसा चिरकुट इधर बायो विद मैथ वाला? अरे तुम तो एडवेंचर करने वाले लोग हो बे, बहुत बढ़िया। बायो को भी समय चाहिए और मैथ को भी क्या चाहिए? समय। हालांकि मैं बायोलॉजी को सब्जेक्ट नहीं मानता, बायोलॉजी कोई विषय नहीं होता, बायोलॉजी रट्टा है, आंख बंद करके घोट दो। अब एक बात बता, फूड पाइप का क्या नाम है? वही तो रहेगा, बदलने से तो रहा। तुम्हें याद करना, याद कर लो, खत्म। असली क्या है? सवाल एक, उसका कॉन्सेप्ट एक, और उस पर बनाए जाने वाले सवाल 1 लाख। करता रहे बैठा बैठा सुबह शाम तक, खत्म ही नहीं होंगे। कितनी किताब कर लो, कुछ ही नहीं खत्म होगा। डरो मत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें डराना, बस मैं तुम बता के लिए। जो कभी फेल नहीं हुए वो 11वीं में फेल होते हैं। 11वीं में फेल होना ट्रॉफी मिलने के बराबर होता है, समझो बात को। 1 मिनट ठहरो, यहाँ पे लिख देंगे कुछ, फिर ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे एक लाइन लगा लें और ऐसे करें। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एक और काम कर लें। लाइन सीधी तो बन नहीं रही होंगी ना? देखो अगली हेडिंग, डायमेंशनल क्वांटिटीज। लिखने का नहीं, समझने का। अभी डायमेंशनल क्वांटिटीज, इसमें ना हम पूरी फिजिक्स की क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे, जितनी भर भी क्वांटिटीज हमें पढ़नी है। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए हमको ये पता होना जरूरी है कि डायमेंशनल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, 4 टाइप हैं इसके। सबसे पहली क्वांटिटी
डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। dimensionless constants, dimensional variables और dimensionless variables। समझो, चार तरीके की क्वांटिटी होती है, एक एक करके पढ़ेंगे। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, नाम से पता चल रहा है ये वो क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। अरे नाम से पता चल रहा है ना, कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड, और इनकी डायमेंशंस होती हैं। यस, दे डू हैव डायमेंशंस। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल जी, क्लास 9th, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलो तो वैल्यू 9.8। नहीं बेटा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि ना केवल धरती पे बल्कि पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है, यही रहेगी। और इसकी डायमेंशन भी होती है। इसकी डायमेंशन भी मैं तुम्हारे सामने ही निकाल के दिखाऊंगा। डायमेंशन देखो, कैपिटल जी किसी फॉर्मूले में आता है, तुम्हें याद हो तो बोलो। शाबाश, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर। कुछ याद आया? क्लास 9th की फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम एक तरफ ऐसे देख रहे हो कि तुमने ये पढ़ाई नहीं है? अरे 9th में था भाई। अरे था नहीं था? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी आंखें बता रही तुम्हें नहीं पता है था भी या नहीं। चलो कोई बात नहीं, 11वीं में है, पूरा यूनिट है एक ग्रेविटेशन का। यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला निकाल, देख क्या निकलेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। हाँ ना बोलो, सबकी डायमेंशन पुट कर लो। फोर्स की अभी निकाल के दिखाई थी तुम लोग को, mlt-2। r है दूरी, तो दूरी की डायमेंशन क्या होगी, l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। अच्छा, मास इंटू मास, मास की डायमेंशन m, तो मास इंटू मास बोलो m स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अच्छा, इस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो -2, यहां m की पावर 1 ऑलरेडी है, तो बोल पावर क्या बचेगी, m-1। l की पावर देख, L2 इंटू L1 क्या बन गई पावर, L3। अरे बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो L का क्या बन गया 3। t देख भाई, t का -2। ये किसकी डायमेंशन निकल गई, कैपिटल जी की। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको उसका सही फॉर्मूला पता हो। क्या पता हो, सही फॉर्मूला सही होना चाहिए, वो क्वांटिटी उस फॉर्मूले में आनी चाहिए, डायमेंशन निकल जाएगी। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है और जिसकी डायमेंशन भी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है, देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देख, वैल्यू तो फिक्स है ना, अरे हाँ ना बोलो, कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस। सोच ऐसी कोई क्वांटिटी जो अब तक मैथ में, फिजिक्स में पढ़ी हो, जिसकी वैल्यू तो फिक्स हो पर उसकी डायमेंशन ना हो। सोचो सोचो सोचो। शाबाश, पाई। अरे पाई की वैल्यू तो फिक्स है बे। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3